हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो जो क्रिसिल है उसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी की दर है वो -9 रहने का अनुमान जताया है। और क्रिसिल ने कोविड-19 के महामारी की अनिश्चितता और सरकार से अपर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पुनर्नुमान था उसको 5% को संशोधित किया है। इसके अलावा क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जो जीडीपी है उसको 10% दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। और अगले 3 वर्षों के लिए 2023 और 2025 के दौरान क्रिसिल ने भारतीय जीडीपी में सालाना 6.2% की वृद्धि अनुमानित भी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया है। तो 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का जो आयोजन शुरू किया है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ये किया गया है कि शिक्षा नीति के अंदर इसमें शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा पर्व यानी जो शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है, शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है, जो 8 सितंबर से 25 सितंबर तक मनाया जा रहा है, इसी के बीच में इसी का एक हिस्सा यहाँ पर मनाया गया है। ये स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का यहाँ पर शुभारंभ इसी के अंतर्गत किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया है। और इस कॉन्क्लेव में 2 तकनीकी सत्रों के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के 6 विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पहला तकनीकी सत्र व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर चर्चा के साथ यहाँ पर शुरू हुआ। और जो विषय थे वो थे कला एकीकृत और खिलौना एकीकृत शिक्षा शास्त्र, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और कोई कठोर अलगाव नहीं। जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से कितने राफेल एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं। तो भारतीय वायुसेना के अंदर 10 सितंबर 2020 को अम्बाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आई पहले 5 राफेल एयरक्राफ्टों को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है। कितने को? 5 को। कहाँ पर? अम्बाला के अंदर वायुसेना स्टेशन पर। और ये राफेल एयरक्राफ्ट अम्बाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। और फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुँचे थे। इनकी बात करें तो राफेल जेट के बारे में, तो मल्टी रोल राफेल एयरक्राफ्ट का ये निर्माण फ्रांसीसी एरोस्पेस के प्रमुख डसोल्ट एविएशन के द्वारा किया गया है। और भारत ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और यह सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक पूरी की जानी है। और 36 राफेल जेट विमानों में से 30 फाइटर जेट हैं जबकि 6 ट्रेनर जेट हैं। वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में अनुपालनकारियों और CCO की भूमिका पर निर्देश किसके द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये किए गए हैं RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और इसकी भूमिका पर एक नोटिस भी जारी किया है। और अनुपालन व्यवस्था के अनुसार बैंकों की जो प्रभावी अनुपालन संस्कृति, स्वतंत्र कॉरपोरेट अनुपालन कार्य और बैंक और समूह स्तर पर एक मजबूत अनुपालन जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। और इसी तरह के स्वतंत्र अनुपालन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO की अध्यक्षता यहाँ पर आवश्यक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 किसने लॉन्च किया है। तो ये किया हरदीप सिंह पुरी ने। और हरदीप सिंह जो पुरी हैं ये हमारे आवासीय और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं। और इन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का अनावरण किया है। और इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज यानी सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया है।
और यहाँ पर इसके दृष्टिकोण से फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियों और 28 संकेत हैं। तो 5 श्रेणियों की बात करें तो इस प्रकार से हैं: ऊर्जा और हरित भवन, शहरी नियोजन, ग्रीन कवर और जैव विविधता, गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, जल प्रबंधन और कचरा प्रबंधन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सारोद पोर्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो सारोद की बात करें तो सारोद की जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेडलेसेस ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स, और इसके लिए लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। समुद्री क्षेत्रों में जो विवाद होते हैं उनके लिए किफ़ायती और समय पर समाधान के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है। अगर इस सारोड के बारे में और बात करें तो पोर्ट समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थ हैं उनके माध्यम से विवादों के निपटने में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनसे प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी टर्मिनल और गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने, और आईसीआईसी बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और यह जो कार्यक्रम है स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग की अलग ज़रूरतें जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन है हम हैं ना, ख्याल आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की मंजूरी किस मंदिर को दी है? तो एफसीआरए की बात करें तो एफसीआरए ये विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम है, और इसके पंजीकरण की मंजूरी जो गृह मंत्रालय ने दी है वो दी है स्वर्ण मंदिर को, यानी गोल्डन टेम्पल, और ये अमृतसर के अंदर है, जो जिसको गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं। और इसके अंदर बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा, और सिख श्राइन के द्वारा ज़रूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर यानी भोजन को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है। स्वर्ण मंदिर के बारे में बात करें तो पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुरुद्वारे का जो निर्माण है वो मानव निर्मित कुंडों के चारों ओर किया गया है, और 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है 12 सितंबर को, और ये विश्व स्तर पर यानी इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन यानी दक्षिणी सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को दक्षिण के क्षेत्रों की और देशों के द्वारा हाल में वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पिग ग्रे मिशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो पिग ग्रे मिशन ये लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने, और मेघालय सरकार के द्वारा यहाँ पर 209 करोड़ रुपए की कुल परिपक्व वाला भारत का सबसे बड़ा पिग ग्रे मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए की पोर्क वार्षिक आयात को कम करना, और मेघालय को पोर्क यानी सूअर के मांस, जो पोर्क है वो सूअर का मांस होता है, उसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मेघालय के जो सीएम हैं वो हैं कोनराड संगमा, यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, और यहाँ की राजधानी है शिलोंग। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।